श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है राहु से निर्मित होने वाली कुछ योगों पर विचार। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उनका प्रभाव कुंडली में बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि राहु और केतु को जन्म नियंत्रक ग्रह कहा गया है। क्योंकि राहु और केतु एक ही सीध पर होते हैं और वक्री रहते हैं हमेशा, इसलिए 6 भाव इनकी गिरफ्त में रहते हैं। और जो इनकी राशि स्वामी होते हैं उनके आधार पर, अपने साथ बैठने वाले ग्रहों के आधार पर ये अपने प्रभाव को जातक को देते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब इनके साथ आ जाता है तो विशेषकर उसके प्रभाव कुछ कमज़ोर या खराब हो जाते हैं, लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। कभी कभी राहु का किसी ग्रह के साथ योग होना बहुत अच्छा हो जाता है, और केतु को तो वैसे भी ध्वजा बोलते हैं। केतु तो किसी भी ग्रह के साथ बैठकर उसके प्रभाव की वृद्धि ही करता है। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा योग आपके सामने आज प्रस्तुत हैं, जो राहु के द्वारा अन्य ग्रहों की युति के साथ निर्मित होते हैं और उनका जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी विचार करेंगे। पहला योग बनता है कपट योग। जब कुंडली के चौथे घर में शनि हो और राहु 12वें घर में हो तो कपट योग होता है। व्यक्ति का मन निष्कपट नहीं रहता, उसमें कपट भाव भरा रहता है। उसके कारण उसकी कथनी और करनी में विशेष अंतर पाया जाता है। वह अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से किसी के सामने प्रकट नहीं करता है और मन में उसकी कपट भावना रहती है। यदि इस पर कहीं गुरु का प्रभाव पड़ जाता है तो उस दुष्प्रभाव में कुछ कमी भी आ जाती है। अगला योग बनता है क्रोध योग। लग्न में सूर्य, बुध या शुक्र या दोनों या तीनों ग्रह के साथ राहु विराजमान होता है लग्न भाव में ही, तो क्रोध योग का निर्माण होता है। इसके कारण जातक के मन मस्तिष्क में क्रोध की भावना भरी रहती है। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा विवाद, और इनके कारण उसे अपने जीवन में हानि और कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगले योग का नाम है अष्टलक्ष्मी योग। इसके बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जब राहु 6वें भाव में हो और गुरु केंद्र में हो, विशेषकर 10वें भाव में हो, तो अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति शांति के साथ यशस्वी और समृद्ध जीवन की भोग को प्राप्त करता है। यदि यहाँ पर मीन का राहु हो और कर्क का गुरु 10 में हो तो यह योग बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का बन जाता है। सूर्य के साथ यदि राहु का योग किसी भी भाव में होता है तो इसको ग्रहण योग कहा जाता है या ग्रहण दोष कहा जाता है। इसमें भी अंतर कितना हो वह भी देखना चाहिए। और सूर्य से यदि राहु आगे हो तो जब ज़्यादा प्रभाव होता है। राहु यदि अंशों में सूर्य से पीछे हो तब उतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन यह युति लग्न में होती है तो व्यक्ति क्रोधी होता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। चतुर्थ भाव में होता है तो मन को विचलित करता है। तृतीय भाव में इसको अच्छा माना गया है। सप्तम भाव में होता है तो दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ता है। इसी प्रकार 9वें भाव में होता है तो पिता के सुख में या भाग्य के सुख में कहीं ना कहीं बाधक बनता है। लेकिन यदि स्थिर लगन हो और त्रिकोण में सूर्य राहु की युति हो तो इसको हमारी ज्योतिषकारों ने अच्छा और फलदायक योग भी बताया है। तो हमेशा सूर्य राहु का योग अशुभ हो ऐसी आवश्यक नहीं है। चंद्रमा के साथ राहु का योग होने पर इसको भी ग्रहण दोष की संज्ञा दी जाती है, और कुछ ज्योतिषकार इसको पिशाच बाधा का योग भी बताते हैं। इस योग के कारण जातक का मन विचलित रहता है, एकाग्रता भंग होती है, मन में अनैतिक और अनावश्यक विचारों का जन्म होता रहता है, निराशावादी हो जाता है और स्वयं को भी अपघात पहुंचाने में वह संकोच नहीं करता है। लेकिन तृतीय, 6वें और 11वें भाव में यही योग शुभ फल देने वाला भी हो जाता है। अगर चंद्रमा की युति राहु के साथ केंद्र में हो
तो भी इसे शुभ बताया गया है यदि इनका राशि स्वामी कहीं पाप ग्रह से पीड़ित ना हो और त्रिक भाव में ना हो। यदि चंद्रमा और राहु का स्वामी त्रिक भाव में हो, पीड़ित हो, तो यही दोष भयंकर भी हो जाता है। अगर यह योग त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा होकर हो और चंद्रमा राहु का योग भी त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, तो राजयोग कारक भी बन जाता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राहु केतु के साथ हो या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में राहु केतु के साथ हो या कोई भी त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में बैठे और उसके भाव में राहु केतु बैठे, तो भी यह योग कारक स्थिति बन जाती है। तो केवल ग्रहों के नाम पर जो योग बन रहे हैं उनके अकेले नाम पर हम उसका प्रभाव ना देखें, उसकी जो राशि स्वामी है उनका प्रभाव भी देखें, वो स्वयं किस राशि के स्वामी हैं, किस भाव के स्वामी हैं, उनका प्रभाव भी देखें, तभी उसका विचार किया जाना संभव है। क्योंकि चंद्र राहु की युति कभी कभी जातक को बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति और दृढ़ निश्चयी भी बना देती है, लेकिन अशुभ स्थिति में चंद्र राहु का योग होने पर मुकदमेबाजी आदि का सामना जातक को करना पड़ता है। गुरु के साथ यदि राहु की युति होती है तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। गुरु नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है, धर्म का कारक है, लेकिन यदि उसी में राहु का समावेश हो जाता है तो जातक को अपनी जिम्मेदारियों से हटाकर उसको अनावश्यक और अनैतिक कार्यों में उलझा देता है। उसके विचारों में धार्मिकता कम हो जाती है, उसका अनैतिक प्रभाव होता है, वह नास्तिक प्रभाव का हो सकता है, पाखंडी हो सकता है और अनावश्यक और अनैतिक कार्य के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास कर सकता है। विशेषकर जब त्रिकोण भाव में या केंद्र भाव में यह युति होगी तब इसका प्रभाव अधिक देखने में आता है। 3, 6, 11 में क्योंकि राहु शुभ होता है और गुरु की युति उसके साथ होने पर राहु को बल मिल जाता है, तो 3, 6, 11 में यह युति होती है तो इसका अशुभ प्रभाव कम देखने को मिलता है। लेकिन केंद्र या त्रिकोण में या लग्न आदि में इसका प्रभाव कहीं अधिक प्रभावी होता है और इसमें भी अंशों का अंतर देखना चाहिए कि यदि राहु की मुख में गुरु आ रहा होगा तब इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही देखने को प्राप्त होता है। यदि मंगल के साथ राहु का योग होता है तो इसको अंगारक दोष शिक्षा दी गई है। मंगल क्योंकि साहस का, ऊर्जा का, पराक्रम का कारक है, तो व्यक्ति का पराक्रम अनावश्यक और अनैतिक कार्यों में अधिक पाया जाता है। लेकिन यदि यही योग 3, 6, 11 में होता है तो जातक को सही मार्ग पर अनिष्ट निवारक होकर उसको एक अच्छे सेनापति के पद तक पहुंचाने में सक्षम होता है। इसी दोष को कुछ ज्योतिषकारों ने सर्प श्राप कहा है कि यदि मेष या वृश्चिक राशि पंचम में हो और वहां पर राहु बैठ जाए और मंगल का संबंध अपने भाव से ना हो, राहु के ग्रस्त में मंगल भी हो, तो ऐसी स्थिति में सर्प श्राप दोष बनता है कि सर्प बाधा के कारण जातक को संतान सुख में बाधा होती है, संतान संकटों में फंसती है, संतान की दुर्घटना आदि के कारण जातक को शोक होता है। पंचम या लग्न में मंगल और गुरु होने पर भी ऐसा ही योग बनता है, या पंचम में मंगल किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, राहु के साथ बैठता है तो भी यह योग निर्मित होता है। तो इसकी मंगल और राहु के लिए जो अंगारक दोष की शांति है वह करा लेना उचित रहता है। तीसरे, 6वें और 11वें भाव में राहु यदि बैठता है तो इसको अनिष्ट निवारक योग कहा गया है। सभी तरह के अनिष्टों से यह रक्षक बन जाता है। इस पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही शुभ लाभदायक हो जाता है। मेष, वृष, कर्क इन 3 राशियों में से किसी की लग्न बनती हो, 9वें, 10वें और 11वें भाव में भी राहु आता है तो वहाँ भी अनिष्ट निवारक हो जाता है और शुभ फल प्रदान करने में समर्थ बताया जाता है। यदि शनि के साथ राहु विराजमान होता है तो इसको श्रापित दोष की संज्ञा दी गई है। यदि यह लग्न में होता है तो जातक के स्वास्थ्य को और उसकी बुद्धि को विकृत करता है, खराब करता है, उसको रोगी रखता है। चतुर्थ स्थान में होता है तो माता को कष्ट दे सकता है या विद्या में बाधक हो सकता है। पंचम भाव में होने पर संतान के लिए कष्टदायक होता है। सप्तम भाव में होने पर पति पत्नी के बीच तालमेल बनाने में, सुखद एहसास प्राप्त करने में बाधा प्रदान करता है। दसम भाव में होता है तो व्यापार और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। नवम भाव में भाग्य, धर्म और पिता को कहीं ना कहीं पीड़ित करता है। लेकिन यदि गुरु की दृष्टि इस पर होती है तो फिर इसके दुष्प्रभाव जातक को
बहुत ही सामान्य या ना के बराबर प्राप्त होते हैं यदि गुरु बलवान होकर इनको देखता हो। यही योग यदि तीसरे छठे 11वें में बन जाता है तो अच्छा योग भी बन जाता है। और यहाँ पर शनि यदि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में राहु के साथ बैठी या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव में बैठी तो राजयोग कारक भी बन जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अशुभ योग और शुभ योग राहु से बनने वाले आपको बताई। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।